हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सीखेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको अपलोड किया जाता है और आप सीखोगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें। हम पूरा रियल टाइम डेवलपमेंट सीखेंगे इन 2 दिनों में। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। आई एम सुमित मोरे और मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ। मेरा वर्किंग एरिया है पीएचपी और जावा और एंड्रॉयड पे भी मैं काम करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या होता है। नॉर्मली प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। चलो, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट हम नॉर्मली 2 तरीके के बनाते हैं। एक तो जब आप सीखते हो, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप सीखते हो तो आप एक नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बनाते हो। यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो है इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट की, जो नॉर्मली आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। आगे जाके मैं उसका एडवांटेज भी बताऊंगा। ओके, सो मेरा जो पॉइंट है कि हम पूरा डेवलपमेंट सीखेंगे पूरे 2 दिनों में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सर्वर्स के बारे में, फिर पीएचपी के बारे में, फिर हम सीखेंगे कैसे एमवीसी और कोड इग्नाइटर का कॉम्बिनेशन कैसे हमें काम लगेगा हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए। ओके, एमवीसी इज द टेक्निक और एमवीसी पे पूरा सीआई काम करता है। ओके, वो भी हम देखेंगे। फिर मैं आपको एक पूरा रिज्यूम बिल्डर ऐप जो मैंने बनाई है वो मैं आपको अभी डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो वो हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे, पूरा जीरो से, मतलब डाउनलोड करके टेम्पलेट हम इंस्टॉल करेंगे, टेम्पलेट में कोडिंग करके हम पूरा उसको रेडी करेंगे। ओके, फिर उसमें हम डेवलपमेंट टूल्स सीखेंगे कि कितने वेरियस डेवलपमेंट टूल्स हैं, कैसे हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटिंग करना है, टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है, और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा टेम्पलेट को कैसे सीआई में इंटीग्रेट किया जाए। कल हम पूरा सीखेंगे नॉकआउट के बारे में स्टार्टिंग के पॉइंट में। फिर मैं आपको बताऊंगा रेस्ट एपीआई और एजेक्स कैसे काम किया जाता है। उसमें प्रॉमिस, अगर आप जावास्क्रिप्ट के एडवांस वर्जन से वाकिफ हो, उसको बोलते हैं ECMS6, सो उसमें 3 अलग अलग कीवर्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। वन है प्रॉमिस, असिंक एंड अवेट। तो हम तीनों का यूज करके हमारी रेस्ट एपीआई को एक्सेस करेंगे। फिर रेस्ट एपीआई सीआई में कैसे डेवलप करते हैं वो हम देखेंगे। और हमारी जो फाइनल ऐप जो रेडी होगी, जो रिज्यूम बिल्डर मैंने बनाया, वो हम रियल टाइम पे होस्ट करेंगे। और फाइनली मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप ऐसी वेबसाइट बना के मनी अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, सो दैट्स आवर पॉइंट कि हम ये 2 दिनों में पूरा गेन करेंगे, लर्न करेंगे। सो सबसे पहले मैं EMPPS सर्वर और सर्वर के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज है व्हाट इज सर्वर। सर्वर का मतलब क्या होता है, मैं रियल टाइम की अगर बात करूं तो हम सर्वर का यूज क्यों करते हैं, हमारी वेब एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए इंटरनेट पे। सो सर्वर्स, अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो 3 अलग अलग तरीके के हैं। जैसे आपकी मेरी जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हमारे पास 3 तरीके के सर्वर हैं। पहला आएगा वैम सर्वर, जो नॉर्मली अगर आपने पीएचपी एप्लीकेशन पे काम किया होगा या फिर आपने सुना होगा तो नॉर्मली आपने वैम्प और XAMPP के बारे में ही सुना होगा। ओके, और वैम्प और XAMPP नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं फॉर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। वो दोनों विंडोज के लिए एप्लीकेबल है।
अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो वही सर्वर जो PHP के सर्वर की हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है लैम्प सर्वर। लैम्प सर्वर आपको डाउनलोड करना रहता है जब आप लिनक्स पे PHP की एप्लीकेशन को होस्ट करना चाहते हो या फिर डेवलप करना चाहते हो। अगर आप मैक यूजर हो तो आपके पास एक अलग तरीके का सर्वर होगा, वो है मैम सर्वर। तो मैम सर्वर किसके लिए काम आता है? जब आप मैक पे PHP एप्लीकेशन को रन करना चाहो। अब ये तीन जो एप्लीकेशंस हैं वो एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है फॉर अ नॉर्मल यूजर। मैं क्यों नॉर्मल यूजर बोल रहा हूं? क्योंकि ये आपके नॉर्मल टास्क जो PHP के वेब डेवलपमेंट टास्क है उसके लिए नेसेसरी और इजी है। बट जब मैं प्रोफेशनल डेवलपिंग की बात करूं तो मैं इन तीनों के ऊपर एक एप्लीकेशन है जिसको यहाँ पे मैंने लिखा गया है और तीनों को मैंने कंबाइन करके आपको लिंक दी गई है। तो ये है AMPPS सर्वर। सबसे पहले मैं आपको AMPPS सर्वर के बारे में कुछ बताता हूँ। अभी AMPPS सर्वर क्या है? तो AMPPS सर्वर आपका तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली वैन और XAMPP आप इंस्टॉल करोगे विंडोज मशीन पे, फिर अगर आपको लिनक्स पे काम करना है तो आप मैम्प इंस्टॉल करोगे, अगर आपको मैक पे काम करना है तो आप मैम्प सर्वर इंस्टॉल करोगे। बट मुझे वो तीनों नहीं करने हैं, तो ऑल इन वन एक सर्वर उन्होंने बनाया है AMPPS करके। AMPPS ने एक सर्वर बनाया जिसका हम यूज कर सकते हैं तीनों एप्लीकेशंस पे, तीनों प्लेटफॉर्म पे। और उसका सबसे पावरफुल यूज केस है कि वो PHP के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी देता है, जैसे कि पर्ल, पाइथन, MongoDB, MySQL और अपाचे इंजन। अपाचे इंजन नॉर्मली PHP का कंपाइलर है जो PHP को HTTP प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर करेगा। सो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है। ध्यान में रखना कि कोई भी दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की, वैम्प सर्वर, XAMPP, लैम्प और मैम, आपको कोई भी ये फैसिलिटीज नहीं देती है। ओके, एक्सेप्ट मैम AMPPS। AMPPS आपको सारी फैसिलिटी देती है, इवन SQLite भी अवेलेबल है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, AMPPS रियल टाइम पे सॉफ्टाकुलस करके एक पैनल आपको मिलेगी ऑनलाइन होस्टिंग में। मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि मैं जब मेरे क्लाइंट्स को देता हूं तो मैं कभी भी इंस्टॉलिंग नहीं करता, जैसे कोड इग्नाइटर इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी PHP एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, मैं वो तरीका नहीं यूज करता कि भाई स्क्रैच से डाउनलोड करो फिर बनाओ। हम जो तरीका यूज करेंगे वो है एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट जो सॉफ्टाकुलस नाम से जाना जाता है इन रियल टाइम होस्टिंग। ओके, वो भी हम देखेंगे बट वो कल देखेंगे। सो मैं आपको ये पूरा एप्लीकेशन जो हम बिल्ड करेंगे वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सी पैनल में वर्क किया जाता है, कैसे सॉफ्टाकुलस पैनल आपको वर्क करेगी और कैसे ट्रांसफर करेंगे हमारी एप्लीकेशन को। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे AMPPS कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ से आपको AMPPS में जाना है और वहां से आप AMPPS सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड में जाओगे आपको उसका वर्जन मिलेगा और तीनों वर्जन के फैसिलिटीज मिलेंगे। PHP का जो अभी का जो वर्जन है वो है 7.3.11 जो ये AMPPS सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो वो प्रोवाइड कर रहा है उसका लोअर वर्जन भी, मिनिमम वर्जन वो सपोर्ट कर रहा है 5.6.31। तो मैंने यहाँ पे जब आपको स्टार्टिंग में बताया कि वैम सिर्फ विंडोज के लिए, लैम्प सिर्फ लिनक्स के लिए, मैक सिर्फ मैक के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज के लिए भी एक सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, मैक के लिए भी वही और लिनक्स के लिए भी वही। यानी कि जब आप प्लेटफॉर्म स्विच करोगे
बट आपका तरीका स्विच नहीं होगा। सो इससे डेवलपमेंट भी इजी हो जाएगा और आपको रियल टाइम डेवलपमेंट का वो फील मिलेगा कि आप फिर हेजिटेट नहीं होगे जब आपको रियल टाइम सर्वर पे बिठाया जाएगा। सो यही चीज सब डेवलपर को परेशान करती है कि नॉर्मली जब मैं भी डेवलपर था मुझे नहीं पता था एएमपीपीएस सर्वर क्या है, ओके। बट जब मैंने ये सीखा कि भाई एएमपीपीएस सर्वर करके भी एक सर्वर है कि जो आपके पीएचपी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से काम करवाता है, तो मैंने ये शुरू किया और आप भी उसका यूज कर सकते हो और जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, ओके। तो वो एप्लीकेशन दिखता कैसा है, यहाँ पे आप एएमपीपीएस लिखो तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपको एक ऐसी पैनल दिखेगी। आप ध्यान से देख रहे हो कि ये पैनल हमारे वैन और XAMPP से पूरा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे अपाचे इंजन, पीएचपी इंजन और माइस्क्ल इंजन आपको दिख रहा है। अगर आपने आपके मशीन में विंडोज हो या मैक हो या लिनक्स हो, आपने अगर पाइथन भी इंस्टॉल किया होता तो आप यहाँ से पाइथन का भी सेटअप कर सकते हो। मतलब ये ऑल इन वन प्रोग्राम एनवायरनमेंट आपको देगा, ओके। तो मतलब आप पीएचपी का भी डेवलपमेंट कर सकते हो, साथों साथ पाइथन का भी डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपको मोंगोडीबी भी चाहिए तो मोंगोडीबी का भी आपको यहाँ पे सेटअप मिलेगा, बट आपको उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो विंडोज के लिए पर्ल, पाइथन और मोंगो को बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके नहीं देता है, ओके। अभी ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको उसका विंडो दिखाता हूं। तो कैसा उसका डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है localhost/AMPPS। तो जब आप AMPPS को ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी विंडो मिलेगी। यही विंडो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब हम होस्ट करेंगे हमारी एक एप्लीकेशन को, ओके। जो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरी एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डोमेन ऐड कर रहे हो, मैनेज आप कर सकते हो, आप सिक्योर कर सकते हो अपना सर्वर, जहाँ पे आपको पासवर्ड भी देना है तो दे सकते हो, आप एफटीपी भी देख सकते हो और आपका पीएचपी वर्जन और पीएचपी वर्जन के लिमिट्स क्या है वो यहाँ से आप पीएचपी इन्फो में जाके देख सकते हो। करंटली मेरा जो पीएचपी वर्जन जो मैंने रन किया है वो है 7.3 और यहाँ पे आप माइस्क्ल के जो पीएचपी माई एडमिन है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो यहाँ से आपको डैशबोर्ड मिलेगा, ओके। तो यहाँ से आप डेटाबेस को भी डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, ओके। तो हम बाद में देखेंगे। सो ये था हमारा सर्वर के बारे में, बट मेरा मेन पॉइंट जो है वो है रिगार्डिंग दिस। अगर मैं यहाँ पे कोड इग्नाइटर या फिर वर्डप्रेस या फिर लारावेल कुछ भी कोई भी फ्रेमवर्क आप पीएचपी का उठा लो, अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे यू विल गेट अ विंडो जिसमें आपको सिर्फ वन क्लिक इंस्टॉलेशन ही करना है। आपका प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिक बनेगा, आपका फोल्डर भी ऑटोमेटिक बनेगा और उसमें आपको कोड इग्नाइटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है या फिर आपको उसका डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ये सारी प्रोसीजर करके आपकी एप्लीकेशन को लॉन्च भी कर देगा। तो जिससे आपका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, ओके। तो ये मैं अभी नहीं बताने वाला, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये मैंने एक ऐप बनाई है, ये है रिज्यूम बिल्डर, ओके। यहाँ पे अगर मैं मेरा डेटा डालूंगा जैसे कि sumit@iihd.com और यहाँ पे मैं सुमित डाल रहा हूँ, तो ये मेरा क्रेडेंशियल है जो मैंने रजिस्टर करते वक्त बनाया था। तो जब मैं लॉग इन करता हूँ तो आपको ये पूरा एक रिज्यूम मेरा दिख जाएगा, ओके। यहाँ पे रिज्यूम के डिटेल्स दिख जाएंगी, यहाँ पे रिज्यूम की सारी जो लिंक्स है वो दिख जाएंगी, यहाँ पे जो अगर आपका करंट एजुकेशन है तो वो दिख जाएगा, एक्सपीरियंस है वो दिख जाएगा। यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो और
ये पूरा हमने वो फॉर्म बनाया हुआ है, ये डायनेमिक फॉर्म है, वो पूरा मैं प्रोसीजर आपको पूरा दिखाऊंगा स्केच से बना के। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, बराबर। तो ये पूरा हम प्रोसीजर हम बनाएंगे, और मैं डिबग भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा एप्लीकेशन रन होगा PHP विथ एजेक्स। ओके, हम रेस्ट एपीआई का पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट सीखेंगे। ओके, और लास्ट में मैं उसको होस्ट भी करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हम सीखेंगे कि सर्वर वैलिडेशन कैसे होता है, बराबर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों हम सीखेंगे, और पूरा ये PHP एप्लीकेशन स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन होगा जो मैं AMPPS के अंदर विद कोड इग्नाइटर एंड PHP में आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ओके, अभी सबसे पहले कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक अगर आपने सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने रिज्यूम बिल्डर में बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भाई रिज्यूम बिल्डर के लिए क्या क्या मुझे डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए आपको क्या करना रहेगा कि डेटा के लिए आपको सबसे पहले डिजाइन करना रहेगा आपका डेटाबेस। ओके, बाय डिफॉल्ट मैंने एक डेटाबेस जो पूरा बना के रखा है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अभी अगर आप रिपोर्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नेसेसरी एक डायग्राम होता है, वो है एंटिटी रिलेशनल डायग्राम। यहाँ पे आपको ER डायग्राम डायरेक्टली दिख जाएगा। आपको डेटाबेस के साथ आपको फॉरेन की रिलेशन देनी है, उसके बाद ये पूरा आपको डायग्राम वो जनरेट करके दे देगा। और वो कैसे दिखता है, कैसे मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कोई भी डेटाबेस पे क्लिक करोगे, ये मेरा एक डेटाबेस है और उस पे मैंने ये 4 टेबल बनाए हुए हैं, तो वो 4 टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो यहाँ पे एक टेबल पे मैं क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको जाना है स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगा रिलेशन व्यू। यहाँ पे मैंने मेरा रिलेशन दिया है कि मेरे पास एक यूजर आईडी नाम का फील्ड है जो टेबल की यूजर आईडी फील्ड के साथ कनेक्टेड है। वैसे ही मैंने हर एक टेबल को यूजर टेबल के साथ लिंक किया हुआ है। ओके, तो ये जो डिटेल है वो आपको कहाँ पे दिखेगी, आपके यहाँ पे, मतलब डेटाबेस पे क्लिक करके आप मोर में जाओगे तो आपको डिजाइनर टैब दिखेगी, और डिजाइनर टैब आपको ये पूरा जनरेट करके दे देगी। तो ये मेरा डेटाबेस है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप प्रोजेक्ट बिल्डअप करोगे। अगर आप रियल टाइम डेवलपमेंट में कोई भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहली चीज ही ये दिक्कत ही रहेगी, कोई डिजाइनिंग नहीं करेगा, सबसे पहले तो वो देखेगा कि डेटा क्या क्या है, कि आप कौन से डेटा पे और कैसे टाइप के डेटा पे आप प्रोसेस करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है उसका जो ये बैकएंड है वो इस तरीके से काम करेगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यूजर नाम का एक टेबल बनाया जो यूजर का रिकॉर्ड सेव करेगा। उसके लिए मैंने यूज किया है यूजर आईडी जो मेरी एक ऑटो इंक्रीमेंट डेटा होगा, एक मेरा इंटीजर जो प्राइमरी की होगी। दूसरा होगा यूजर ईमेल। नॉर्मली हम ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम ऐसी डायनेमिक एप्लीकेशन बनाते हैं जैसे गूगल का जीमेल, अगर आप जीमेल पे दूसरा सेम नाम का ईमेल आप रजिस्टर करने जाओगे वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो एक यूनिक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, अगर आपने DBMS अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि यूनिक की और नॉट नल, अगर आपको पता है कि नॉट नल मतलब
कि आप रिकॉर्ड को ब्लैंक नहीं रख सकते। तो यूनिक की और नॉट नल को मैं एज एन प्राइमरी क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? और ये डेवलपमेंट का पीएचपी डेवलपर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन भी होगा कि नॉर्मली कोई भी पीएचपी डेवलपिंग के लिए जाता है एज एन डेवलपर इंटरव्यू, तो वो आपको क्वेश्चन यही करेंगे कि मेरे पास प्राइमरी की है, मेरे पास यूनिक की है, मेरे पास नॉट नल भी है, बट फिर भी मैं प्राइमरी की को ही क्यों यूज करूं मेरी एक फील्ड के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के लिए? तो यही मेरा जवाब भी है कि ऑटो इंक्रीमेंट जो फैसिलिटी होती है वो ओनली अवेलेबल होती है फॉर प्राइमरी के इंस्टेंस। मतलब प्राइमरी की पे ही आप ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड जनरेट कर सकते हो। दूसरी कोई भी की, या फिर आप उसको बोलो फॉरेन की, या फिर आप उसको बोलो यूनिक की, या तो नॉट-नल की, कंपोजिट की, एनी, आप उस पे ऑटो इंक्रीमेंट ऑप्शन अनेबल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राइमरी की इज डिफर्ड एंड यूनिक की। ओके, दूसरी चीज, जब भी आप यूजर के डेटा को प्रोसेस करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल को हम प्रोसेस तो करेंगे ही, बट वो यूनिक भी होना चाहिए। तो हर एक यूजर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी हम फैच करेंगे। पासवर्ड, हम पासवर्ड के लिए एन्क्रिप्शन भी देखने वाले हैं। ओके, और एन्क्रिप्शन कैसे होता है, CSRF सिक्योरिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हमारा स्टेज 2 में होगा कि जब मैं आपको जो पूरा HX के थ्रू पूरा मेरा फाइनल एप्लीकेशन में पूरा बिल्टअप करना सिखाऊंगा तब। फिर यहाँ का मैंने यूजर प्रोफाइल पिक लिया हुआ है, वो टेक्स्ट है। यूजर मोबाइल भी लिया हुआ है, वो भी आप एज एन यूनिक की ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएटेड लिया हुआ है, वो है मेरा टाइम स्टैम्प। अभी ये आपको क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि टाइम स्टैम्प क्यों लेते हैं। नॉर्मली आप कोई डायनेमिक एप्लीकेशन फॉर अ क्लाइंट, नॉट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं पूरा डेवलपिंग कंसेप्ट में अभी बोल रहा हूँ कि जब हम बनाते हैं क्लाइंट के लिए ऐप, कोई भी क्लाइंट होगा तो हम उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि भाई कब वो क्रिएट हुआ, उसकी एक्टिविटी लॉग को मेंटेन करने के लिए हम ये एक दो डेटा जनरेट करते हैं, दो फील्ड जनरेट करते हैं। एक फील्ड होगी कि हर एक रिकॉर्ड का क्रिएटेड टाइम, कि कब वो क्रिएट हुआ, और दूसरा होगा कि कब वो अपडेट हुआ, तो वो होगा हमारा यूजर मॉडिफाइड, जो भी होगा अपडेटेबल टाइम स्टैम्प। तो ये आपको डेटाबेस में जब आप कोई भी फील्ड बनाते हो वो याद रखना है कि रियल टाइम पे आपके दो फील्ड एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। और यही चीज हर एक डेवलपमेंट के लिए कॉमन है। अगर आप गूगल की ऐप की भी बात करो, वो आपका एक्टिविटी लॉग ऐसे ही मेंटेन करता है कि कब आपने सबसे पहले गूगल में लॉगिन किया था, कब आपने गूगल पे रजिस्टर किया था, और उसके बाद आपने कब कब एक्सेस किया था। ये पूरा एक एक्टिविटी लॉग गूगल के पास होता है। और कब आपने लास्ट में अपनी प्रोफाइल चेंज की थी, तो वो होगा यूजर मॉडिफाइड। तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन जैसा ही है। ओके, सो ये हमारा एक टेबल हुआ। अब ये टेबल मेरा किस किस टेबल के साथ कनेक्टेड है, मेरे कौन से टेबल हैं जो इसके साथ ज्वाइंट होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा EDU-EX। अभी मैं मेरे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन पे फिर से जाता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्यों एजुकेशन और एक्सपीरियंस को एक ही टेबल में जनरेट किया है। नॉर्मली आप क्या करोगे, आप एजुकेशन के लिए एक अलग टेबल बनाओगे, एक्सपीरियंस के लिए भी एक अलग अलग टेबल बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्निक का यूज किया है, वो टेक्निक है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलो तो पॉलीमॉर्फिज्म क्यों और कैसे, तो मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा जो डिस्प्ले है, अगर आप ध्यान से देखो तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का दिखाने का पॉइंट सेम है। दोनों के फील्ड में आपको सेम ही UI दिख रही है, मतलब मेरा तरीका सेम है, सिर्फ डेटा बदलेगा।
तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करना रहेगा, जिससे यहाँ पे हम एजन देख सकते हैं मेरी एजुकेशन टाइप। ओके, मैंने यहाँ पे एक एन्यूमरेशन लिया हुआ है। एन्यूमरेशन डेटाबेस में बहुत ही क्रूशियल है। वो किसके लिए यूज होता है? जैसे आपको यूजर का, अगर मैं यहाँ पे यूजर का एक एक्स्ट्रा फील्ड भी ले सकता हूँ, वो है जेंडर फील्ड। अगर आप जेंडर फील्ड को प्रोसेस करना चाहोगे डेटाबेस में, तो वो तो मेल और फीमेल या फिर अदर्स आएगा। तो उसको आपको कैसे फिक्स करना है? वो तो फिक्स फील्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी ने मेल में कैपिटल स्मॉल डाल दिया तो वो तो चेंजेबल ही नहीं है। तो उसके लिए डेटाबेस में आपको एक अलग डेटा टाइप मिलेगी, वो है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन फील्ड एरे एक्सेप्ट करेगी और हर एक रिकॉर्ड के लिए वो सिर्फ आपके एरे के लिस्ट से ही डेटा आपको फैच करके देगी। मतलब आपको सिर्फ यही डेटा ही फैच करना रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ईडी का मतलब दिया है एज एन एजुकेशन। मतलब जो भी रिकॉर्ड ईडी पे होगा, मेरा एजुकेशन टाइप जो भी ईडी पे होगा वो होगा एजुकेशन का डेटा, और जो डेटा EX से जुड़ा है वो होगा उसी यूजर का एक्सपीरियंस डेटा। मतलब मैं एक ही टेबल को दो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूँ, और यही है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। यानी कि एक ही चीज मल्टीपल टास्क कर सके, और यहाँ पे मैंने उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन माय डेटाबेस। ओके, यहाँ पे मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि मैं एक ही टेबल को दो डेटा के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ, और आप मल्टीपल ऐसे कर सकते हो। ओके, सो ये मैंने एक एन्यूमरेटर लिया जो मेरा एजुकेशन के डेटा को प्रोसेस करेगा। अभी जो मेरा एजुकेशन नेम है वो कहाँ पे जाएगा? आप देख सकते हो, वो जाएगा यहाँ पे सैंपल करके। फिर जो मेरा स्टार्ट डेट है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? स्टार्ट डेट को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है इन ईयर, यानी कि आप जो भी डेट दोगे मैं उसका सिर्फ ईयर ही दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको करंट दिख रहा है। करंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड डेट में एक क्वेरी लगाई है कि अगर आपने एंड डेट फिल नहीं की और ब्लैंक रखा तो मैं यहाँ पे उसको समझूंगा कि आप इस पे अभी हो, मतलब वो करंट है। फिर टाइटल, तो टाइटल आपको दिखेगा नीचे जो मेरे एप्लीकेशन में दिखाया गया है। ओके, ये रहा, सॉरी। ओके, और डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा नीचे, उसके नीचे एकदम एग्जैक्ट नीचे। ओके, तो ये जो डेटा जो प्रोसेस हमने की वो दोनों में सेम है। अगर आप एक्सपीरियंस में भी जाओ, सिमिलरली वो प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो ये रहा मेरा एजुकेशन और एक्सपीरियंस का डेटा। अभी दूसरा जो डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ, मेरी वेबसाइट, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज का भी दिखेगा, और आप बहुत सारे डाल भी सकते हो। इसका जो ओरिजिनल टेम्पलेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मैंने उसको लिया है और कैसे मैंने उसको अपडेट किया है। ओके, फिर यहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर और गिटहब की लिंक भी आप डाल सकते हो। अभी मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक ही मैंने यहाँ पे अभी डाली हुई है। ओके, तो वो जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है मेरे पर्सनल इन्फो टेबल में से। तो मेरा पर्सनल इन्फो टेबल क्या करेगा? हर एक यूजर जो यहाँ पे मेरी फॉरेन की है, PER_user_ID, जो मेरा यूजर के साथ कनेक्टेड है, हर एक यूजर का अपना रिकॉर्ड होगा, जो एजुकेशन के लिए होगा, एक्सपीरियंस के लिए होगा, पर्सनल डिटेल के लिए होगा, और लैंग्वेजेस के लिए भी होगा। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ जो डेट के टाइप में है, वेबसाइट जो वर्कर लिया, लोकेशन भी वर्कर, गिटहब की लिंक वो भी वर्कर, FB वो भी वर्कर, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यूजर आईडी मिलेगी जो मेरी कनेक्टेड होगी किसके साथ? मेरे यूजर के साथ। और फाइनली
जो मेरा लैंग्वेज अभी मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, कि नॉर्मली आप रिज्यूम बिल्डर आप देखते हो, कहाँ पे देखते हो, naukri.com में जाओ, फिर इंडीड में जाओ, वहां पे आपको रिज्यूम बिल्ड करने के लिए पूरा एक फॉर्म दिया गया है। तो मैंने उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसे वो प्रोसेस करते हैं रियल टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है लैंग्वेज का नाम, जो आप लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हो, और उसका मैंने एक लेवल डिफाइन किया हुआ है, वो भी एक एन्यूमरेटर है। तो हर एक लैंग्वेज की आपकी एक स्किल होगी, वो एक इस 5 लेवल पे ही आपको डालना है। मतलब आप एलिमेंट्री हो, लिमिटेड हो, प्रो हो, कि आप फुल प्रो हो, और आप नेटिव हो। नेटिव का मतलब है कि आपकी वो नेटिव लैंग्वेज है। तो ये आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब आप लैंग्वेज को लिखने जाओगे। ओके, और हर एक लैंग्वेज किसके यूजर के साथ, कौन से यूजर के लिए है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये मेरा पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि कैसे आपका डेटाबेस वर्क करेगा। और डेटाबेस आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप कोई भी PHP या फिर ASP या फिर पाइथन कोई भी ऐप बनाने की ट्राई करो या फिर बनाना जाओ, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो हमारा रहेगा वो होगा डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस से ही आपको आइडिया आएगा कि मेरा UI कैसे बनेगा और मुझे क्या लॉजिक लगाना है, या फिर उससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क या फिर कौन सा लैंग्वेज मेरे लिए वो प्रेफरेबल रहेगा। वैसा नहीं है कि आप जावा पे भी यही एप्लीकेशन बना सकते हो, PHP पे भी बना सकते हो, पाइथन पे भी बना सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन पे आप इसको डेवलप कर सकते हो। बट आपको मेन चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि आपका डेटाबेस कैसे मेंटेन रहेगा। तो ये रिकॉर्ड आपको कैसे आपको पता चलेगा, आप जितनी भी वेबसाइट है, बराबर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आपको पता हो वो टॉपिक, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही एक टास्क है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको करना रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप बिल्डअप करो, उसके पहले आपको क्या करना रहेगा, एनालिसिस। तो ये मेरा एनालिसिस हुआ कि जो मैंने अलग अलग वेबसाइट से गेन करके यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो एनालिसिस डेवलपमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद होता है उसका डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन। उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, UI पे। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने जो UI लाई है, जो यहाँ पे मैंने UI को प्रोसेस किया है, वो UI कहाँ से मैं लेके आया हूँ, तो वो UI है बूटस्ट्रैप डैश करके एक वेबसाइट से। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेम्पलेट। ओके, ये टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको मैं दूसरी टैब में ओपन करूंगा, और अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक लॉगिन फॉर्म भी वहां से ही लिया है। मतलब मैंने 2 अलग अलग UI को कंबाइन करके ये पूरा मैंने प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो वो भी हम पूरा करेंगे। तो ये सबसे पहले आप वो देख लो कि रियल UI कैसी है और कैसे वो काम करती है। तो यहाँ पे मैं लाइव प्रीव्यू करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो अभी लिया है, तो ये मेरा टेम्पलेट है, बराबर। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, अब ध्यान से कंपेयर करो दोनों एप्लीकेशन को, तो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैंने फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया, और जो लिंक्स है यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ एक सिंगल लिंक में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट आपको मिलता तो है बट वो लॉजिक के साथ नहीं होता है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने प्रोसेस किया हुआ है विथ माय लॉजिक, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एरर मैसेज। ओके, तो वो हम करेंगे यहाँ पे जब हम टेम्पलेट को डाउनलोड करके हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें रखेंगे। ओके, दूसरा जो हमारा टेम्पलेट है वो है ये। अगर आप ध्यान से देखो, वो टेम्पलेट सिमिलरली ही दिख रहा है, बट उसके फॉन्ट आप देखो
तो फॉन्ट बहुत ही छोटे हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो ये पूरा भी बना सकते हो, बट हर एक के लिए आपको डेटाबेस बना के उसको प्रोसेस करना रहेगा। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट पैनल देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लाइंट का जो टेस्टिमोनियल है वो देख सकते हो, यहाँ पे आप सर्विसेज देख सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एजुकेशन का जो उसने दिया है, मेरे और उसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे करंट जैसा कुछ है ही नहीं, जो मैंने अपने लॉजिक में वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बट वो कोई प्रोसेस करने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। फिर ये शेयर ऑप्शन है, फिर ये मेनू बार है, ओके। और यहाँ पे कुछ इमेज, फिर ये डेटा आपको दिए गए हैं और बहुत सारे लिंक्स है, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हायर में। अगर आप मैं रिज्यूम पे जाता हूँ तो रिज्यूम भी वही है, उसने फॉर्म तो दिया ही नहीं है, मतलब फॉर्म हमें पूरा स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, और वही हमने किया भी है मैंने। तो फॉर्म मैंने पूरा स्क्रैच से बनाया कि जब भी आप रिज्यूम पे क्लिक करोगे आपको फॉर्म दिखेगा, जो फॉर्म मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, जहाँ से आप अपने रिज्यूम पे पूरे डेटा को डाल सकते हो, ओके। तो जैसे ही आप रिज्यूम पे जाओगे आपको ये पूरा फॉर्म मिलेगा, और वो फॉर्म मैंने पूरा प्रोसेस करके रखा है, ओके। तो यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप प्रोसेस कर सकते हो, ओके। तो ये एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप डैश करके, जहाँ से आपको फ्री में टेम्पलेट मिलते हैं और आप उसका कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब आप डेवलप कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो उसी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका टेम्पलेट, वो भी जिप फाइल में। यहाँ पे मैं टेम्पलेट को डाउनलोड कर देता हूँ, तो वो डाउनलोड होगा मेरे डाउनलोड फोल्डर में, ओके। फिर मुझे डाउनलोड करना है वो लॉगिन फॉर्म, वो भी मैं डाउनलोड कर दूंगा और कहाँ पे रखूंगा, मेरे कंप्रेस फोल्डर, जो भी मेरा भी ओपन फोल्डर होगा वो, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिज्यूम टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया, और मेरा जो दूसरा टेम्पलेट जो था वो रिज्यूम का था, रिज्यूम टेम्पलेट एंड लॉगिन टेम्पलेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिज्यूम टेम्पलेट एंड लॉगिन टेम्पलेट। अब पीएचपी के लिए आप कौन से टूल्स को आप यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले हम टूल्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो डेवलपिंग एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, तो वो है गिट, फिर आएगा गिटहब वेब ऐप, फिर आएगा विजुअल कोड या फिर पीएचपी स्टॉर्म। एज एन प्रोफेशनल डेवलपर मैं प्रेफर करूंगा पीएचपी स्टॉर्म, क्योंकि वो आपकी पीएचपी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी देता है कंपेयर टू विजुअल कोड। अगर आपको मिनिमल वर्क करना है तो आप विजुअल कोड का इजीली यूज कर सकते हो, जबकि पीएचपी स्टॉर्म थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है क्योंकि वो रैम ज्यादा कंज्यूम करता है, ओके। सो आप दोनों में से कोई भी एक को यूज कर सकते हो। फिर आप draw.io का भी यूज कर सकते हो। अभी आप देख भी रहे हो कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है वो ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है app.diagrams.net पे, और वो draw.io ही है। अगर आप draw.io को लिखोगे, ओके, तो मैं आपको लिख के ही बताता हूँ कि जब आप draw.io लिखोगे, वो एप्लीकेशन गूगल ने लॉन्च की है एज एन app.diagram.net। अगर आप एज एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डायग्राम्स बनाओगे वो किस पे बनाओगे, इस एप्लीकेशन पे, और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको UML डायग्राम भी मिलेगा, एंटिटी डायग्राम भी मिलेगा, फ्लो चार्ट भी मिलेगा। मतलब
आप अगर डेवलपमेंट की बात करो तो आपको सारे, मतलब आपको सारे जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूज केस होते हैं, डायग्राम्स, उसके लिए आपको सारे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, शेप्स। आप उससे पूरा अपना डायग्राम बना सकते हो। ओके, तो ये भी एक टूल है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जब आप डेवलपिंग की भी बात करो, जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात करो। तो यूएमएल डायग्राम और ये सारे अलग अलग डायग्राम के लिए भी ये आप यूज कर सकते हो। इवन ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम, फिर सर्किट डायग्राम, उसके लिए भी यूजफुल है। तो मतलब आपको ये ऑल इन वन डायग्राम के लिए एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप पूरा उसको प्रोसेस कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गिट के बारे में। अभी आप नॉर्मली एज एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू गिट और गिटहब का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर मैं डेवलपिंग की बात करूं तो गिट और गिटहब का बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे कि मैं डेवलप करता हूं कोई एप्लीकेशन, तो अगर आप सिंगल पर्सन एप्लीकेशन बना रहे हो, एज एन सिंगल यूजर आप ही बना रहे हो, तो आपको उसके कोड को मेंटेन करने के लिए ऐसे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपका कोड। बट ये जो सॉफ्टवेयर है, दोनों गिट और गिटहब, वो किसके लिए यूज होते हैं? आपके कोड को स्टेबल रखने के लिए और टीम वर्क के लिए। क्योंकि ये तो आप टीम वर्क में जब आप काम करोगे तब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ेगी कि आपने कोई कोड बनाया, आपने एक मॉड्यूल बनाया, आपके दोस्त ने एक मॉड्यूल बनाया, अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है। तो दोनों के फंक्शंस अलग अलग होंगे, दोनों की यूआई अलग अलग होगी, तो कैसे वो प्रोसेस करेगा? वो पूरा हेडेक गिटहब का है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब मल्टी टीम एनवायरनमेंट के लिए गिटहब वेबसाइट को हम यूज करेंगे और मैं नॉर्मली उसी का ही यूज करता हूँ। ओके, और गिट जो एक सॉफ्टवेयर है, गिट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आप कोड बेस को मेंटेन कर सकते हो। गिट इज दिस, गिट एक कमांड लाइन एप्लीकेशन है जो वर्जनिंग के लिए जानी जाती है। वर्जनिंग क्या होता है? वर्जनिंग मतलब कि अगर आप एक फाइल बनाते हो तो आपने कुछ चेंजेस किया, फिर दूसरे ने कुछ चेंजेस किया, तो वो पूरे चेंजेस का ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है वो एक गिट नाम का सॉफ्टवेयर रखता है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड आपका गिटहब प्रोसेस और मेंटेन करता है। तो मैं मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको दिखाऊंगा। अगर आप गूगल पे जाके सुमित प्रोजेक्ट्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। ओके, कोई भी मैं सपोज एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, लाइक मैं जावा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे सारे जो प्रोजेक्ट की फाइल्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख जाएगी कि कौन सी लैंग्वेज पे वो पूरा बना है, कौन सी लैंग्वेज का आपने कितना यूज किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको राइट साइड एक कमिट नाम का लिंक मिलेगा। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने इस प्रोजेक्ट पे कब और क्या चेंजेस किए, वो पूरा आपको ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और मैं कोई भी एक अगर मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मैंने उसमें क्या अपडेट किया और क्या डिलीट किया उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड। और उसको आप रिवर्ट भी कर सकते हो कि भाई मुझे यही चेंजेस फिर से चाहिए, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये पूरा हेडेक जो मैंने आपको बताया कि जब आप मल्टी टीम वर्क करो तो ये सारे हेडेक हैं कि आपके फ्रेंड ने कुछ अपडेट किया, आपने कुछ अपडेट किया, तो उन अपडेट्स को आप कैसे प्रोसेस करके मेंटेन करोगे, उसके लिए हम नॉर्मली यूज करेंगे। और
99% वेब डेवलपर यूज करते हैं गिटहब। मैंने क्यों 99% भी बोला, उसका भी एक रीजन है। गिटहब जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज देने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं, लाइक गिटलैब, लाइक बिटबकेट। सो वो सारे एप्लीकेशंस भी सेम गिटहब जैसा वर्क करते हैं, बट गिटहब उन सब में ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप लिनक्स का, अगर आप रिपोजिटरी भी देखो, अगर आपको लिनक्स को भी अपडेट करना है, अगर आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, तो आप इसकी रेपो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, तो रेपो जो हम यहाँ पे बोलते हैं एज एन प्रोजेक्ट, रेपो का मतलब यहाँ पे गिटहब में बोला जाता है एक प्रोजेक्ट, और आप वो प्रोजेक्ट पूरा पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है गिटहब में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा। ये मेरा एप्लीकेशन है जो मैंने लॉगिन किया हुआ है गिटहब पे। यहाँ से आपको पहले क्लिक करना है न्यू रेपोजिटरी पे। न्यू रेपोजिटरी आपके लिए प्रोजेक्ट का पूरा पैनल ओपन करेगा, फॉर्म ओपन करेगा, जिसपे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। अभी तक मेरे पास रिज्यूम बिल्डर नाम का एप्लीकेशन नहीं है। याद रखना, आपका रेपो नेम ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं डालूंगा रिज्यूम बिल्डर ऐप। फिर यहाँ का डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपको यहाँ पे दिखाई गया है। ये है नेसेसरी फील्ड, आपको यहाँ पे दिखाया ही गया है। दूसरी चीज, मैं मेरे कोड बेस को पब्लिक और प्राइवेट भी रख सकता हूँ। मतलब आप जो यहाँ पे मेरी रेपोज देख रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पे भी देखोगे तो आपको वही रिपोजिटरी मिलेगी, मतलब वही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो मैंने पब्लिकली एक्सेस के लिए रखे हुए हैं। ओके, और दूसरी चीज, जो भी आप कोड पब्लिक या फिर प्राइवेट रखते हो, उसका एक लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस बाय डिफॉल्ट MIT या फिर GNU, कॉमन वर्ड में बोलूं तो ओपन सोर्स होता है। मतलब उस कोड पे आप कोई भी काम कर सकते हो। मतलब आप मेरे लॉजिक्स को लेके आप उसको पूरा बिल्ड भी कर सकते हो, अपना खुद का भी एप्लीकेशन बना सकते हो। सो मैं आपको वहां पे नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने मेरा कोड बेस कहाँ से लिया है, गिट से लिया है, तो वो एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ कि मेरा रिज्यूम बिल्डर है, जो मैं बनाने जाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखना है, वो है रेडमी टेम्पलेट। रेडमी टेम्पलेट जैसे ही आप सिलेक्ट करके रखोगे और आपको लाइसेंस सिलेक्ट करना है। अगर आपने लाइसेंस सिलेक्ट नहीं किया तो गिटहब आपके लिए लाइसेंस पहले से बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पे मैंने लाइसेंस सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी लाइसेंस ले सकते हो। ये सारे लाइसेंस की जो फैसिलिटीज हैं वो किसके लिए यूज होती है, आपके कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल यूज। ओके, मैं उसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना एप्लीकेशन यूजर के लिए रखना है तो हमारे लिए प्रेफरेबल होगा जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट लेगा, उसमें आपका जो लाइसेंस नाम का जो टैक्स है, लाइसेंस टैक्स फाइल, वो उसको इंक्लूड करनी रहेगी, चाहे वो सेल कर रहा है या फिर सेल नहीं कर रहा है या फिर उसको अपडेट भी कर रहा है। वो उस लाइसेंस को चेंज करने की परमिशन आपने नहीं दी है, मतलब वो अथॉरिटी आपके पास है। ओके, तो ये मेरा एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये मेरा एक पूरा एक स्क्रैच से मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये तो मेरा है गिटहब पे, मुझे उसको यूज करना है मेरे पीसी पे। कैसे करूंगा, उसके लिए मैंने सबसे पहले जो आपको बताया, आपको गिट नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है गिटहब के लिए। तो गिट नाम का सॉफ्टवेयर आप जैसे इंस्टॉल करोगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, आपको एक ऐसा बैच मिल जाएगा। ओके, सिर्फ आपको गिट इंस्टॉल करके रखना है, आपको कुछ आगे की प्रोसेस नहीं करनी है। ओके, अब मैं गिट को गिटहब के साथ ऑलरेडी मैंने विजुअल स्टूडियो के थ्रू प्रोसेस करके रखा है।
ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो विजुअल कोड मेरा गिटहब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पूरा कमांड लाइन से आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे रिज्यूम बिल्डर का यहाँ पे और उसको लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है सी ड्राइव में, AMPPS के अंदर www के अंदर। अभी www जो डायरेक्टरी होगी कोई भी सर्वर की, वो डायरेक्टरी होगी उसकी ग्लोबल डायरेक्टरी, जहाँ पे आपके सारे क्या बने हुए हैं, प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे PHP के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, और सबके अलग अलग एनवायरमेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको जाके CMD टाइप करना है। जैसे ही आप CMD विंडो ओपन करोगे, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कमांड है, मतलब ये हमारा जो लिंक है उसको यहाँ से प्रोसेस करना रहेगा। कैसे? तो उसके लिए कमांड है git clone। git clone कमांड नॉर्मली यूज होता है कि आपका जो रेपोजिटरी है उसको, अगर आपका जो रेपोजिटरी है गूगल पे, सॉरी गिटहब पे, उसको आपको आपके पीसी में डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, git clone नाम का कमांड यूज करोगे। उसके बाद आपको डालना है आपने जो अभी रेपो बनाई उसकी लिंक। ओके, तो ये मैंने एक लिंक डाल दी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब मैं प्रोसेस करता हूँ, मेरा एक रेपोस बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक लाइसेंस फाइल मिल रही है जो मैंने स्टार्टिंग में लाइसेंस के सिलेक्शन में आपको बताई। और दूसरी है रीडमी फाइल। जो रीडमी फाइल होगी वो एक टेक्स्ट फाइल होगी, एक तरीके की टेक्स्ट फाइल ही है, और जिसपे मैंने लिखा था रिज्यूम बिल्डर ऐप और मेरा डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप इसको प्रोसेस करोगे, अभी मैं इसको यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ध्यान से इस विंडो को देखना, वो क्या करेगा, आपने ध्यान से अगर आप देखो तो आपका रिज्यूम बिल्डर ऐप जो आपने गिटहब पे बनाया था वो आपके मशीन पे इंस्टॉल हो गया। अब आप जो इंस्टॉलेशन आपकी अगर सही हो गई तो अब आप देख सकते हो वही फाइल आपको यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप उसमें कोई भी चेंज करोगे, वो चेंज आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना रहेगा, आपके गिटहब पे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रेपो, आपका लिंक करना है आपके लोकल मशीन के साथ। ओके, तो ये मेरा पूरा एक सेटअप हुआ। अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो कहाँ से आप उसको देख पाओगे, तो कहाँ से आप उसको देख पाओगे, आपको सबसे पहले जाना रहेगा लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट आप टाइप करो अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लेटेस्ट में ये एक प्रोजेक्ट अभी आपने बनाया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको एक लाइसेंस फाइल मिलेगी। रीड फाइल कभी भी सर्वर पे रन नहीं होती, तो लाइसेंस फाइल आपको मिल रही है और लाइसेंस में आपने जो लिखा था वो भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो वो एक उसने रेडीमेड एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोड इग्नाइटर यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा और उसको मुझे अपलोड भी करना है, मतलब अपडेट करना है यहाँ पे, और वो आपको रियल टाइम दिखेगा कि आपने ये अपलोड किया। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले विजुअल कोड को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको एक ऐसा फाइल मिलेगा। ओके, ये एक ऐसा विंडो आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम विजुअल कोड को ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद। तो ये मेरा ओपन हुआ मेरा पैनल। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने जो लास्ट ब्राउजर विंडो एक्सेस की थी उसका लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने लास्ट www को ही एक्सेस किया था, तो वहां पे मुझे वो डायरेक्टरी मिल रही है।
तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा मेरी वो एप्लीकेशन जो मैंने गिटहब से यहाँ पे डाउनलोड की है। यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको वो गिटहब दिखा देगा कि आपके पास कौन सी फाइल है। और यहाँ पे जब आप जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस के लिए ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। कि यहाँ पे मैं एक आपको फाइल बना के दिखाता हूँ और डिलीट भी करके दिखाता हूँ। तो सपोज मैं एक फाइल बनाता हूँ index.php और यहाँ पे मैं लिखता हूँ php, यहाँ पे मैं लिखूंगा echo hello। ओके, और मैं इसको मेरे ब्राउजर पे रन करूंगा। आपने देखा कि AMPPS ने जो मेरी इंडेक्स फाइल थी उसको डायरेक्टली लॉन्च कर दिया। अभी यही चीज सर्वर का काम है। जब आप PHP एप्लीकेशन पे काम करते हो या फिर जावा एप्लीकेशन पे काम करते हो, उसकी एक डिफॉल्ट फाइल होती है जो सर्वर पे विदाउट लिंक डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, जो उसके रूट फाइल होती है। वो रूट फाइल का नाम है इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आप HTML भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, PHP भी लिख सकते हो, जावा भी लिख सकते हो, सॉरी JSP भी लिख सकते हो। तो वो आपको अलग अलग तरीके की आप फाइल बना सकते हो, इंडेक्स नाम की ही फाइल होगी। अगर आपको .NET पे काम करना है तो आपकी बाय डिफॉल्ट फाइल रहेगी default.aspx। ओके, सिमिलरली पाइथन के लिए भी इंडेक्स फाइल ही होगी। ओके, बट आप पाइथन के लिए आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स या फिर आपको अपना उसका कोड बेस उसको मेंटेन करना रहेगा, जिससे आप अपनी डिफॉल्ट फाइल को वहां पे क्या कर सको, लॉन्च कर सको। बट एज एन PHP पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा बनानी रहेगी एक इंडेक्स फाइल। ओके, तो वो आपकी लॉन्च हो गई, यहाँ पे आपको हेलो मिल गया। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया। और जैसे ही आपने एक भी चेंजेस किया, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने कुछ चेंजेस किया है। कहाँ पे, अपने लोकल सिस्टम पे। अब वो कहाँ पे नहीं है, आपके लाइव सिस्टम पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला हूं। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करूंगा कि क्रिएटेड इंडेक्स डॉट php फाइल ऑन माई सर्वर। और ये चेंजेस को मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, मेरे ओरिजिनल PHP सर्वर पे। तो सॉरी गिटहब सर्वर पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक ऑप्शन, चेक का ऑप्शन। वो चेक ऑप्शन आपका होता है कमिट ऑप्शन। कमिट का मतलब है इसको आप डन कर दो, ये मेरा जो चेंजेस है उसको आप रजिस्टर कर दो। तो वो क्या करेगा, वो सेव कर लेगा। अभी तक मेरा चेंजेस सेव नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कमिट कर देता हूँ। तो ये मेरे लोकल के डेटाबेस में, जो लोकल गिट नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो अपने लिए वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये चेंजेस आपने एक्सेप्ट किए हैं, अगर आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करोगे, नो डेटा, नो इंडेक्स फाइल। तो मुझे उसको यहाँ से ट्रांसफर करना है, ऐसे करूंगा। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुश। पुश नाम का ऑप्शन आपके लिए काम करेगा कि ये आपका जो गिटहब का डेटा है वो आपका अपलोड होगा, पूरा का पूरा चेंजेस अपलोड होगा ऑन योर गिटहब सर्वर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, आपको मेरी इंडेक्स फाइल दिख जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको पहले एक ही कमिट दिख रहा था, अब मुझे दिखेंगे 2 कमिट। दूसरा जो कमिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। क्या दिखाया था कि आप विजुअल कोड में जो मैसेज लिख रहे हो वो आपने यहाँ पे दिखा। अब
सपोज मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ओके, अभी मैं कहां से डिलीट करूंगा, मेरे लोकल सिस्टम पे। तो जैसे ही आप लोकल सिस्टम पे इस फाइल को डिलीट करोगे, यहाँ पे कोई अपडेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको चेंजेस को एक्सेप्ट और अपलोड नहीं किया है। तो वो मैं सबसे पहले कहां से करूंगा, यहाँ पे विजुअल कोड में ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मार्कर दिख रहा है, ओके, स्ट्राइक दिख रहा है। स्ट्राइक क्यों किया हुआ है, डी मीन्स फॉर डिलीटेड, डी का मतलब होता है डिलीटेड, और यहाँ पे आपको मैसेज भी मिल रहा है, ओके, टूल टिप में। तो उस डिलीटेड डेटा को आपको वहां पे कमिट करना है, कहाँ पे, मेरे गिटहब पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक खास ध्यान में रखना, जब आप रियल टाइम डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो आपको जो चेंजेस जो आप करते हो उसका जो टाइटल या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन, जो मैसेज लिख रहे हो, वो आप परफेक्टली लिखो। क्योंकि आप मल्टी टीम में अगर काम करोगे और अगर आप अच्छे तरीके से आप अगर नहीं लिख रहे हो कि क्या चेंजेस किए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वहां पे जो प्रोजेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, कि कम्युनिकेशन जो होगा, वो आपका बिगड़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए उसको अच्छे तरीके से लिखो। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई डिलीटेड इंडेक्स डॉट पीएचपी, जो भी आप फीचर अगर ऐड कर रहे हो तो फीचर के बारे में लिखो, अगर आप फीचर डिलीट कर रहे हो तो फीचर के डिलीट के बारे में लिखो, अगर आपने कोई इमेज डाली, अगर आपने कोई टेम्पलेट डाली, उसके बारे में आप लिखो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिलीटेड इंडेक्स डॉट पीएचपी फ्रॉम माय सर्वर, यहाँ पे मैं उसको कमिट कर रहा हूँ, और कमिट करने के बाद हमें पता है हमें क्या करना है, उसको पुश करना है, यानी कि अपलोड करना है मेरे लाइव सर्वर पे। तो जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, अब हो चुका है। अब यहाँ पे मैं उसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो 3 कमिट हो चुके हैं, बट मेरी अभी इंडेक्स फाइल भी डिलीट हो गई है। अगर मैं कमिट पे जाता हूँ, यही गिटहब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही हमारा डेवलपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर आप नॉर्मली अगर आप काम करते हो विदाउट गिटहब एंड गिट एनीथिंग, तो सपोज आपके फ्रेंड ने एक प्रोग्राम बनाया और उसको डिलीट भी कर दिया, बराबर, जानबूझ के नहीं किया, या फिर आपकी सपोज सिस्टम पूरी क्रैश हो गई और आपका डेटा पूरा चला गया, तो आप पूरा स्क्रैच से बनाओगे ना। तो वहां पे आपका डेटा का रिकवरी 0 है, क्योंकि आप डेटा की रिकवरी नहीं ले सकते, आपने बैकअप रखा ही नहीं होगा, या फिर आपने बैकअप रखा है या फिर आपने पुराना बैकअप लिया है, तो आपको वो चेंजेस फिर से करने रहेंगे। यही चीज गिटहब को सबसे अलग करती है, गिट और गिटहब को। क्यों, जो आपने डिलीट किया उसका फिर से ला भी सकते हो। क्यों ला सकते हो, यहाँ पे मुझे वो पूरा मिल जाएगा, ये वाला। तो जहां पे मैंने उसको क्रिएट किया था, तो यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे वो पहले था, तो ब्राउज फाइल अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरा डिलीटेड मिला है। अगर मैं क्रिएटेड पे जाऊंगा, क्रिएटेड ऑप्शन पे, और वहां से ब्राउज फाइल करूंगा, आपको दिख जाएगा आपका पुराना वर्जन, सॉफ्टवेयर का आपका पुराना वर्जन। आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके फिर से वो प्रोसेस कर सकते हो। तो आपका बैकअप भी वो मेंटेन करता है, और ये ध्यान में रखना गिटहब ओपन सोर्स है। अब मैं आगे जाता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख गया कि क्या हमें करना पड़ेगा जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं स्क्रैच से। मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपका बैकअप रहेगा, कैसे आपको बैकअप को मेंटेन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो बैकअप को, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी टीम बिल्डिंग में भी, क्योंकि आप टीम पे भी पूरा मैनेज कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन रहा गिटहब का। अब इस एप्लीकेशन पे मैं कोड इग्नाइटर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कोड इग्नाइटर के बारे में थोड़ा जानेंगे कि व्हाट इज कोड इग्नाइटर and why it is necessary for building an code igniter application। कि
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कोड इग्नाइटर हम क्यों यूज करेंगे, हमारा पर्पस क्या है। ओके, तो या सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज एमवीसी। अगर कोई भी पर्सन होगा जिसको वेबसाइट बनानी है, ओके, या फिर पूरा स्क्रैच से बिल्टअप करना है, अगर आप पाइथन में प्रोजेक्ट बनाओ या फिर पीएचपी में प्रोजेक्ट बनाओ या फिर एएसपी में प्रोजेक्ट बनाओ, सब अलग अलग तरीके के कोडिंग कर सकते हैं। बट मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है एमवीसी लेआउट। एमवीसी है क्या, सबसे पहली चीज वही होगी। एमवीसी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बड़ी मतलब बिग एप्लीकेशन मतलब एंटरप्राइज एप्लीकेशन, लाइक अगर मैं बोलूँ ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगी, ईआरपी सिस्टम्स होगी, ओके, तो वैसी एप्लीकेशन बनाने के लिए उसका कोड बेस बहुत ही बड़ा होगा। ये जो मैंने अभी एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है रिज्यूम बिल्डर की, मैं उसका आपको कोड दिखाता हूँ, तो वो तो कोड बहुत ही छोटा है। ओके, अगर आप उसको ओपन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे कोड भी जो दिखेगा, तो ये कोड मेरे लिए तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिर्फ 2 फाइल है कंट्रोलर में, एक मॉडल में 4 से 5 फाइल है, और यहाँ पे व्यू में सिर्फ 1 और ये फ्रंट में 2, मतलब 3 ही फाइल मेरी डिजाइन की है। तो मतलब एक ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है, बट इसको प्रोसेस करने के लिए कितनी फाइल्स की जरूरत पड़ रही है, बहुत सारी, जो कोड इग्नाइटर पर इंस्टॉल करके आपको देता है, और वो हम पूरा स्क्रैच से हम यूज करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एमवीसी के बारे में दिखाता हूँ, और एमवीसी और नॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डेवलपिंग एंड एमवीसी बेस्ड डेवलपिंग, उसके बारे में क्या डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मली अपना कोड लिखने जाओगे तो आप कोड कैसे करोगे। अब नॉर्मली अगर आपने पीएचपी भी वर्क किया है या फिर जावा पे वर्क करोगे, आप जानते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप माइस्क्ल, एचटीएमएल, सीएसएस, मतलब ये 4 जो चीजें हैं लैंग्वेज है, उनको आप एक ही लैंग्वेज में कंबाइन कर सकते हो। जावा में मैं एसक्यूएल भी लिख सकता हूँ, जावा में मैं एचटीएमएल भी लिख सकता हूँ, जावा में मैं सीएसएस भी लिख सकता हूँ, और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली इन पीएचपी, सिमिलरली इन पाइथन, सिमिलरली इन डॉटनेट। बट वहां पे मेरा जो एप्लीकेशन बनेगा वो बनेगा मैसी। बाय मैसी, एक जो लैंग्वेज है जो सारी लैंग्वेज को समझ सकती है, जैसे कि मैं पीएचपी का एक बात एग्जांपल ले लूं, तो पीएचपी कंपाइल कर सकती है एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को, फिर माइस्क्ल को, और खुद को तो अप्लाई कर ही रही है। तो वो एक साथ 5 लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो। तो अगर आपका वो कोड बेस एक ही फाइल में होगा तो आपको वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मेरी डेटाबेस की क्वेरी कहाँ पे है, मेरा डिजाइन कहाँ पे है, डिजाइन के अंदर मेरा पीएचपी का लॉजिक क्या है, और वो पूरा कोड बेस मैसी हो जाएगा। इवन टीम बिल्डिंग में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप तो नॉर्मली अगर टीम में अगर काम करो, डेवलपिंग में, रियल डेवलपिंग में अगर काम करो, तो वहां पे ये जो मैसी कोडिंग है वो इतना मैसी हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन वल्नरेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो नॉर्मली स्टेबल एप्लीकेशन के लिए 90% डेवलपर प्रेफर करते हैं एमवीसी स्ट्रक्चर को। ओके, एमवीसी स्ट्रक्चर ही क्यों? एमवीसी का मीनिंग है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल का मीनिंग है आपका बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक ही क्यों बोलते हैं, ये भी एक सवाल है इंटरव्यू क्वेश्चन में। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लॉजिक? बिजनेस लॉजिक मतलब आपका वो लॉजिक जो आपका डेटा प्रोसेस करना है, इसीलिए वो डेटाबेस में ही मैं यहाँ पे लिखा है। डेटाबेस मतलब आपकी जो क्वेरी, मतलब आपका जो प्रोसेसिंग है, डेटा का प्रोसेसिंग, हम जो नॉर्मली डेवलपिंग में बोलते हैं, वो है बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब है कि आपका डेटाबेस लॉजिक। कंट्रोलर, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलर? कंट्रोलर इज योर
ओरिजिनल प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसको आप ले सकते हो एज एन पाइथन, एज एन पीएचपी, एज एन जावा, एज एन डॉटनेट, कोई भी लो, तो वो आपका कोर लॉजिक होता है। कोर लॉजिक ही डेटाबेस को कॉल कर सकता है। मतलब कंट्रोलर ही ऐसा फाइल होगा, ऐसा पार्ट होगा जो मॉडल से अपना डेटा लेगा और प्रोसेस करेगा। व्यू और कंट्रोलर, व्यू क्या है? व्यू का मतलब है डिजाइन। मतलब अगर डिजाइन में फॉल्ट है तो मैं कहां पे जाऊंगा? व्यू फोल्डर के अंदर। अगर मेरी डेटाबेस में प्रॉब्लम है तो मैं कहां पे जाऊंगा? मॉडल के अंदर। अगर मेरे लॉजिक्स में प्रॉब्लम है, मतलब कोर लॉजिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? कंट्रोलर फोल्डर में। आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपका कोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे आप अलग अलग जो लॉजिक है उसको आप डिबग भी कर सकते हो और उससे आप स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हो। सो इसकी वजह से एमवीसी टेक्निक डेवलपर ज्यादा प्रेफर करते हैं कहाँ पे डेवलप करने के लिए कोई भी एक एप्लीकेशन। सो ये हमारा एक एमवीसी मॉडल हुआ। एमवीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप डेवलपिंग करो, कंट्रोलर और व्यू ही डेटा का प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे जो मैंने एरो का डिस्क्राइब किया हुआ है, एरो जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो मेरा दिखा रहा है डेटा प्रोसेसिंग बिटवीन मॉडल एंड कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसिंग बिटवीन व्यू एंड कंट्रोलर। और वो क्या है? जैसे ही व्यू का मतलब है जैसे ही मेरा ये लॉगिन है, जैसे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, मेरा जो लॉगिन है यहाँ पे जो मैंने डेटा डाला, जो मेरा फॉर्म डेटा होगा, वो डेटा को पहले मुझे क्या करना रहेगा? मेरा फिल्टर करना रहेगा और फिल्टर होने के बाद वो डेटा पीएचपी डेटाबेस में जाके चेक करके लाएगा और अगर वो सही है तो वो व्यू को बोलेगा कि हाँ ये डेटा सही है, उसको ये पेज पे जाना है। ओके, तो इसीलिए जब मैं sumit@iisp.com लिखता हूँ और मेरा पासवर्ड लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आपको मेरा डैशबोर्ड मिल जाएगा रिज्यूम का, और ये बिहाइंड द सीन इतनी प्रोसेस हो जाती है। ओके, तो ये है एमवीसी का आर्किटेक्चर। ओके, तो सबसे पहले एमवीसी हमने सीखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीआई। व्हाट इज सीआई? ओके, तो सीआई का मतलब है कोड इग्नाइटर। ओके, कोड इग्नाइटर वैसे बहुत सारे ऐसे पीएचपी के फ्रेमवर्क हैं जो आप यूज कर सकते हो रियल टाइम पे। लारावेल इज वन ऑफ देम, और लारावेल और कोड इग्नाइटर दोनों कंपटीटर हैं और ये बहुत ही मेजर कंपटीटर है। नॉर्मली अगर मैं ईआरपी और एंटरप्राइज सिस्टम की बात करूं, जो खुद भी मैं बनाता हूँ और डेवलप करके सेल भी करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90% जो वेबसाइट जो होती है ऐसी एंटरप्राइज वेबसाइट, तो 90% वेबसाइट कोऑर्डिनेटर पे ही बनती है। और आप कोई भी, अगर आप कोई सेल करोगे या फिर आपको कोई सेल करेगा, तो वो 90% वेबसाइट कोऑर्डिनेटर पे ही बनी होगी, लॉन्च की गई होगी। तो उसका कोड बेस इजी है इसकी वजह से, और उसको बनाने में वक्त भी नहीं लगता। ये मुझे बनाने में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही लगने वाले हैं जो हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे। अभी मैंने उसको चालू भी नहीं किया है, बट 2 घंटे में हमारी पूरी वेबसाइट भी रेडी हो ही जाएगी। सो इसकी वजह से कोड इग्नाइटर इतना पॉपुलर है, और पीएचपी की वजह से वो उतना फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि पीएचपी बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। आप सबको लगेगा कि भाई जावा में क्यों नहीं बना सकते, पाइथन में भी क्यों नहीं बना सकते, और क्यों हम वो जावा और पीएचपी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप बना सकते हो जावा में, आप बना सकते हो पाइथन पे भी, बट उसमें आपको एक्सपेंसिव नॉलेज चाहिए होगा जावा का और उसके फ्रेमवर्क्स का। सिमिलरली इन पाइथन एज वेल, क्योंकि पाइथन का कोड सबसे मैसी कोड होता है जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो। इवन इन जांगो एज वेल, कि जांगो पाइथन का फ्रेमवर्क है,
बट उसका जो कोड बेस है एमवीसी बहुत मैसी है। उसको कोडिग्नेटर के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं तो उतना अच्छी तरीके से नहीं है। ओके, पीएचपी की आप कितनी फ्रेमवर्क्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। पीएचपी का एक जो वन ऑफ द बेस्ट है वो है कोडिग्नेटर। सिमिलरली मैं उसका कंपटीटर मानता हूं वो है लारावेल। तीसरा कंपटीटर है YAAI। ओके, ये भी एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वही एमवीसी को प्रोसेस कर सको। तीनों के तीनों एमवीसी लेआउट को प्रोसेस करती हैं, बट तीनों के तीनों का कोर बेस अलग अलग होगा और तीनों पीएचपी की सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स में से एक है, एमवीसी फ्रेमवर्क्स में से एक है। ओके, बाकी के जो पीएचपी फ्रेमवर्क्स है लाइक यू नो एज वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल, फिर कॉन्क्रीट, जो मैंने अभी नाम दिए वो सारे सीएमएस साइट है। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट मतलब रेडीमेड आपको कंटेंट आपको सिर्फ टाइप करना है। ओके, तो वर्डप्रेस भी आप यूज कर सकते हो, बट उस पर कोडिंग करना और वेबसाइट बनाना दोनों में डिफरेंस है। ओके, कोडिग्नेटर मतलब पूरा स्क्रैच से आप डिजाइन कर सकते हो। वर्डप्रेस में आपको वही थीम और वही लॉजिक के साथ आपको काम करना रहेगा, आप उसमें ज्यादा चेंजेस करके उसको अपडेट नहीं कर सकते, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है। और वर्डप्रेस स्केलेबल एप्लीकेशन के लिए नहीं जाना चाहता। कोडिग्नेटर और लारावेल ऐसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए, मतलब बड़ी मतलब एलएमएस जो हम बोलते हैं, जो सिंपली लर्न, फिर मैं बोलूं सिंपली लर्न जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स है लाइक एजुरेका। Edureka is also using a framework called as Kick PHP. Okay, they developed their application in Kick PHP. फिर कोडिग्नेटर की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है लाइक सिंपली लर्न वन ऑफ देम। सो आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो लाइव देख रहे हो बट आपको पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं। आप नॉर्मली जाना चाहोगे भाई PHP.net, बट आप बेस भूल रहे हो कि नॉर्मली जो रियल टाइम क्लाइंट जो रन कर रहे हैं वो नॉर्मली PHP पे ही है। 90% clients are running their application and earning their money from the PHP. Okay, so you can earn। आप भी अगर आप कोड बेस को एक्सेप्ट कर लो, आप भी जान लो, तो आप भी ऐसे ही अर्न कर सकते हो। आई एम ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम माई प्रोजेक्ट्स। सो वैसे ही एक चीज है कि अगर आप उस पे मास्टरी कर लो, you can design, you can develop your own logic and you can sell them on the online. Okay, और आप उससे मनी भी अर्न कर सकते हो। सो हम जाएंगे कोडिग्नेटर पे। कोडिग्नेटर के अभी 2 वर्जन्स लॉन्च किए हुए हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन है 4, बट उसका कोड बेस पूरा अलग है और अभी वो स्टेबल वर्जन अगर, तो मैं स्टेबल तो नहीं मानूंगा, स्टेबल है बट वो अभी उतना परफेक्ट नहीं है। आप उसके प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस वर्जन जो उसका परफेक्ट और स्टेबल वर्जन है जिसपे हर एक ने क्लाइंट ने साइट बनाई हुई है, और वो है कोडिग्नेटर 3। कोडिग्नेटर 3 पे हम काम करने वाले हैं। तो हम डाउनलोड का तरीका, मैनुअल तरीका यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लाइव पे ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, बट लोकल पे पॉसिबल हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो मैंने डाउनलोड करने के लिए रखा है। मैंने कोडिग्नेटर की जो ऐप है वो डाउनलोड करने के लिए रखी है। शायद मैंने डाउनलोड भी कर लिया होगा, देख लेता हूँ। तो डाउनलोड में जाके मेरा कंप्रेस फोल्डर में चेक करूंगा। आई गेस मैंने डाउनलोड करके रखा है। सो या कोडिग्नेटर का मेरा लेटेस्ट वर्जन जो 3.11 का था वो मुझे मिल गया है। और वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, कोडिग्नेटर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ओपन फोल्डर करके मैं देख लेता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपको कंप्रेस के अंदर एक ये फोल्डर मिल रहा है। ये फोल्डर को आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर की सारी फाइल्स को आपको कॉपी करनी है और कहाँ पे डाल देनी है, आपके ओरिजिनल फोल्डर पे।
मतलब कहाँ पे, आपके www में, जहाँ पे आपने वो कोडिग्नेटर के लिए एप्लीकेशन बनाई थी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+A और यहाँ से मैं उसको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। ओके, अब ये मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर था, वो मैंने कर दिया। जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, आपका जो सर्वर का जो चेंजेस है वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो गया। ओके, आपने कितनी फाइल्स बनाई हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये आपका क्या दिख जाएगा, अपडेटेड फाइल, ब्लू का मतलब है अपडेटेड फाइल, जो ग्रीन है मतलब वो अभी क्रिएट हुई है, और जो बाकी की जो है वो पहले से एज इट इज थी। अब कैसे वो लाइव दिखेगा, तो हमने वो एप्लीकेशन यहाँ पे रन करके रखी है, वो ये कुछ ऐसा स्क्रीन दिखा रहा है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपको दिख जाएगा कोडिग्नेटर। कोडिग्नेटर यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा रहा है, वेलकम टू कोडिग्नेटर, दिस इज माय फाइल्स ऑफ व्यू एंड कंट्रोलर। ये एक व्यू के लिए ये दो फाइल रिस्पॉन्सिबल है, एक कंट्रोलर फाइल जो मैंने अभी आपको बताया, और एक व्यू फाइल जो आपके डिजाइन है, जो डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेलकम फाइल जो आपके लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कोडिग्नेटर का एक एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया और ये हमने उसको रेडी कर लिया। अब कोडिग्नेटर के बारे में थोड़ा हम और डिटेल में जानेंगे कि कोडिग्नेटर का एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन विंडो है वो कैसे काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही AMPPS सर्वर के बारे में और सर्वर के बारे में हमने जब डिस्कशन किया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि index.php सर्वर उसका डिफॉल्ट फाइल है। अब मैं अगर index.php को ओपन करूं तो ये उसने पूरा PHP फाइल लिखा हुआ है। ओके, और ये PHP फाइल पूरा इस एप्लीकेशन फोल्डर, इस सिस्टम फोल्डर को मेंटेन करने के लिए बना हुआ है। अगर आपने ये index.php को डिलीट कर दिया तो आपका एप्लीकेशन रन होगा नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिस्टम इज योर लाइब्रेरी, मतलब आपका जो फ्रेमवर्क है वो सिस्टम नाम की लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर पूरी बनाई गई है। मतलब आपको इसको कभी भी ना तो डिलीट करना है ना तो उसको चेंज करना है। आप कभी भी उसको चेंज नहीं करोगे, उसके नाम को भी, फोल्डर के नाम को। अगर आपने चेंज किया तो आपको index.php में भी उसको अपडेट करना रहेगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है एज एन एप्लीकेशन फोल्डर एंड एज एन सिस्टम पाथ, यहाँ पे आपको उसका नाम मिलेगा। दूसरी आपको मिल जाएगी यूजर गाइड। कोई भी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आप डाउनलोड करो उसका मैनुअल होता ही है, जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा कोडिग्नेटर का यूजर अंडरस्कोर गाइड के रूप में। आप यहाँ पे जाके कोडिग्नेटर को पूरा स्क्रैच से देख सकते हो कि कैसे उसका ट्यूटोरियल भी दिया गया है, कैसे आप पूरा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाना है, बट मैं आपको पूरा गो थ्रू करके ही दिखाऊंगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये सारे वर्जन अपडेशन, ट्रबल शूटिंग, एवरीथिंग। ओके, तो ये पूरा उसने यहाँ पे उसके लाइब्रेरी के बारे में, उसके रेफरेंसेस के बारे में यहाँ पे पूरा दिखाया है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज मुझे कोडिग्नेटर की लगती है वो है उसकी डेटाबेस की क्वेरी, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं डेटाबेस की क्वेरी को लिखूंगा इन कोडिग्नेटर। द कोडिग्नेटर फंक्शन बेस इज वेरी मच एक्यूरेट, कि अगर आपको कोडिग्नेटर पे क्वेरी लिखनी है तो वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। ओके, तो वो हम देखेंगे पूरा, हम पूरा गो थ्रू करेंगे। तो ये हमारा यूजर गाइड रहेगा, जो आपको हर एप्लीकेशन के अंदर दिया गया होता है, यूजर अंडरस्कोर गाइड के अंदर, ओके, फोल्डर के अंदर। अगर आप रियल एप्लीकेशन देखो तो वो है ये। आपको जो काम करना है, आपका जो वर्क स्पेस होगा वो होगा एप्लीकेशन फोल्डर। एप्लीकेशन फोल्डर में भी कौन सा फोल्डर आपके लिए सही रहेगा, तो वो है ये। सबसे पहले कोडिग्नेटर के फोल्डर स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं।
कोऑर्डिनेटर का जो तरीका है कैसे वो काम करता है वो है कि कोऑर्डिनेटर की सबसे पहली फाइल होती है इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल एक राउटिंग नाम की फाइल, मतलब एक क्लास है राउटिंग का, उसको कॉल करेगी। राउटिंग वो सिक्योरिटी क्लास को कॉल करके उस यूआरएल को सिक्योर करेगी और उसके बाद आपका रियल एप्लीकेशन कंट्रोलर आएगा। एप्लीकेशन कंट्रोलर मतलब जो फाइल आपको डिफॉल्ट रन करनी है उसको वो ढूंढेगा, और वो ढूंढने के बाद ये सारी प्रोसीजर्स होंगे। हम मॉडल पे काम करने वाले हैं। मॉडल मतलब डेटाबेस। अगर आपको कुछ डेटाबेस लाना है, डेटाबेस का डेटा लाना है, तो आप मॉडल के साथ इंटरेक्ट करोगे। लाइब्रेरीज अगर आपको लानी है, लाइब्रेरीज के साथ काम करना है, तो आप लाइब्रेरीज के इंटरेक्ट करोगे। हेल्पर जो होगा वो एक तरीके की लाइब्रेरी से हुई, कोर लाइब्रेरी, उसको भी आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। प्लगइन्स आप बना के उसको इंटरेक्ट कर सकते हो, और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को भी आप इंटरेक्ट करवा सकते हो। मतलब जो भी एक्सटर्नल कोडिंग प्रोसीजर होगी जो पीएचपी के साथ आप करोगे, वो कौन मेंटेन करेगा? कंट्रोलर। सब कुछ कंट्रोलर करने वाला है। कंट्रोलर का काम सिर्फ उतना है, डेटाबेस को व्यू के साथ कनेक्ट करना। ओके, और कंट्रोलर जैसे ही डेटा को प्रोसेस कर लेता है, वो कहां पे ट्रांसफर करेगा अपना डेटा? व्यू पे। व्यू क्या करेगा? व्यू उसका डेटा कैच कर लेगा आपके ब्राउजर पे, और वो आपको दिखेगा आपकी क्लाइंट पैनल पे। ये पूरी प्रोसीजर ओनली एक ही टाइम पे हो जाती है, और यही कोड इग्नाइटर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है। यहाँ पे आपको उसका रेंडरिंग टाइम भी आप देख सकते हो। कितना रेंडरिंग टाइम है? 0.0465 सेकंड इन मिली सेकंड इट इज वर्किंग। ओके, एक सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड में वो पूरा यूआई को रेंडर कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और आपको एक क्लाइंट पैनल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या वर्क करेगा कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर में हमें तीन ही फोल्डर पे सबसे ज्यादा काम करना रहेगा और फोकस करना रहेगा। सबसे पहला रहेगा हमारा कंट्रोलर फोल्डर, दूसरा रहेगा हमारा मॉडल फोल्डर, और तीसरा हमारा रहेगा व्यू फोल्डर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस। तो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे क्या रहेंगे कि हमें कोड इग्नाइटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन प्री डिफाइंड चाहिए, जिससे हम इजीली उस एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकें। तो आज हम उसको प्रोसेस कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। कॉन्फ़िग फोल्डर में आपको एक बेस यूआरएल देनी है। बेस यूआरएल मतलब आपका डोमेन का नाम। तो मैं यहाँ पे ये डोमेन का नाम यहाँ पे डाल दूंगा विदाउट स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश आपको नहीं यूज करना। सबसे पहले कोड इग्नाइटर में आपको बेस यूआरएल डालनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडेक्स पेज का जो ऑप्शन है उसमें से इंडेक्स पेज का जो वैल्यू है वो निकालना रहेगा। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ जब मैं कंट्रोलर बनाऊंगा। फिर आगे जाते हैं, तो यहाँ पे आगे जाके आपको अपनी CSRF सिक्योरिटी को अनेबल करना रहेगा। CSRF के बारे में भी हम कल डिस्कशन करेंगे, जो आपका वेबसाइट सिक्योरिटी होगा फॉर सेशन हाईजैकिंग प्रोटेक्शन। ओके, तो वो हम कल देखेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एन्क्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन की नॉर्मली मैं यूज करूंगा फॉर एजेक्स रिक्वेस्ट, जिसे मैं टोकन बेस रिक्वेस्ट में हम बोलते हैं डेवलपिंग में। टोकन बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रेस्ट एपीआई में यूज होगी, टोकन पासिंग के जरिए आप डेटा को प्रोसेस करोगे, जिससे आपका एप्लीकेशन कोई दूसरा क्लाइंट यूज ना कर सके और हैक ना कर सके। तो उसके लिए मैं PHP का एक फंक्शन यूज करूंगा, वो है मेरा MD5 फंक्शन। MD5 फंक्शन क्या काम करेगा? वो एक सिक्योरिटी फंक्शन है जो एनक्रिप्ट करेगा आपका पूरा डेटा जो इसके अंदर लिखा गया है, वो एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिज्यूम बिल्डर। आपको सिर्फ कोई भी यहाँ पे आप डेटा डाल सकते हो, आपको सिर्फ उसको यहाँ पे डालना है।
आप यूज कर सकते हो अलग अलग फंक्शंस लाइक एम्पलीफायर, लाइक SHA-1, लाइक SHA-512, 256, और यू कैन ऑल्सो यूज हैश फंक्शन एज वेल। तो एनक्रिप्शन की हम यूज करेंगे जब हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे और टोकन बेस्ड ट्रांसमिशन करेंगे रेस्ट एपीआई के थ्रू विद आवर एप्लीकेशन, ऑन आवर एप्लीकेशन। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी हमारी CSRF प्रोटेक्शन। CSRF जिसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, जो यूज होती है आपके सेशन हाईजैकिंग के प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ डाल देना है प्रोटेक्शन का नाम ट्रू, वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे आपको उसका टोकन नेम डालना है। टोकन नेम में डाल देता हूँ रिज्यूम बिल्डर टोकन, या फिर CSRF टोकन आप लिख सकते हो। नॉर्मली बहुत सारी एप्लीकेशन की आप अगर बात करें तो वो CSRF से लेस ही होगी, और वो इसीलिए लेस होगी क्योंकि वो सेशन हाईजैकिंग नहीं होने देना चाहती अपनी एप्लीकेशन पे। फिर मैं कुकी का नाम भी वही सेम रखूंगा, तो यहाँ पे मैं उसको CSRF की जगह पे क्या रखूंगा, कुकी। यू कैन यूज एनी नेम, ओके, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा CSRF के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमने ये कंसेप्ट किया, लॉजिक किया। फिर ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑन योर कोडिंग मैटर एप्लीकेशन। फिर जो दूसरा सेटिंग है वो है ऑटोलोड सेटिंग। ऑटोलोड सेटिंग क्या काम करेगा, ऑटोलोड में आपको बाय डिफॉल्ट रजिस्टर करनी रहेगी आपको रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। तो वो यहाँ पे लाइब्रेरी और हेल्पर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरी लाइब्रेरी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। मुझे जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो है डेटाबेस लाइब्रेरी, दूसरी में लाइब्रेरी यूज करूंगा सेशन लाइब्रेरी, तीसरी में लाइब्रेरी जो यूज करने वाला हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन में, वो है इतनी सारी फॉर्म वैलिडेशन एंड माय फाइनल वन इज एन्क्रिप्शन। ओके, सो मैं यहाँ पे उसको रजिस्टर करवा दूंगा। फिर दूसरे चाहिए होंगे आपको हेल्पर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्पर्स? हेल्पर्स नॉर्मली एक फंक्शंस है जो आपकी एप्लीकेशंस को स्टेबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे डायनेमिक फंक्शंस जो यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं लाइक सिक्योरिटी फीचर, लाइक फाइल एंड URL, तो वो मैं यहाँ पे उसको यूज कर लूंगा। ओके, मैं उसका जो इनडेप्थ जो डिटेल है वो मैं आपको कोडिंग के जरिए बताऊंगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक सेटअप हुआ, सेटअप। फिर कॉन्फ़िग ऑटोलोड के खत्म हो जाने के बाद आपको डेटाबेस पे काम करना रहेगा। डेटाबेस में आपको अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी। तो डेटाबेस में मैं अभी डालने वाला हूँ मेरा डिफॉल्ट डेटाबेस जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। तो वहां पे आएगा मेरा होस्ट नेम जो लोकल होस्ट होगा, मेरा यूजर नेम वो होगा रूट। नॉर्मली अगर आप MySQL पे काम करो, सॉरी AMPPS वैम्प और जेम्पे या फिर लैम्पे, तो उसमें पासवर्ड डिफॉल्ट नहीं होता, वो ब्लैंक होता है। बट अगर आप AMPPS को यूज कर रहे हो तो उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है MySQL। दूसरा जो मैंने अभी डेटाबेस बनाया था उसका सिर्फ आपको क्या डालना रहेगा, डेटाबेस का नाम, एंड यू आर रेडी टू गो। अब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। अब आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, आपकी जो एप्लीकेशन की जो फाइल्स है कंट्रोलर के साथ आप वर्क कर सकते हो। जब आप कंट्रोलर पे वर्क करोगे तब आपको एक और ऑप्शन पे हम काम करना रहेगा, वो होगा राउट्स। और जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तब हम ऑटोलोड पे फिर से हम सेटिंग करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा बेसिक सेटअप। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने UI डाउनलोड करके रखी थी, जो हम बनाने वाले हैं ये लॉगिन पेज, वो मैं इंस्टॉल करना आपको दिखाऊंगा।
यूजिंग कोड इग्नाइटर। तो कोड इग्नाइटर में आपका व्यू फोल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर डिजाइन, और यहाँ पे आपकी वेलकम फाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर लुक एंड फील। तो ये अभी कुछ ऐसा आ रहा है और मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मैंने जो डाउनलोड किया है वो एसेट यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड किया गया एक लॉगिन टेम्पलेट है जिसपे अंदर मेरे पास ये एक फ्री 1 है, एक फ्री 2 है। हम दोनों को पहले रन करके देख लेते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है। ओके, ये वाला मैंने नहीं यूज किया, तो ये दूसरा वाला मैंने जो यूज किया है वो है पूरा यहाँ से। ओके, तो ये वाला हमें यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, तो ये जो पूरा एसेट फोल्डर है, मुझे एसेट फोल्डर चाहिए। तो एसेट फोल्डर को मैं मेरे www के अंदर जो रिज्यूम बिल्डर ऐप है उसके अंदर जाके बाहर एक एसेट नाम की एक फोल्डर बनाऊंगा। याद रखना, आपके जो डिजाइन के जितने भी फाइल्स होंगे, डिजाइन के फाइल मतलब CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस फाइल, वो सारी एप्लीकेशन के बाहर मतलब रूट फोल्डर में होनी चाहिए। कोड इग्नाइटर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एसेट्स करके एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक लॉगिन करके एक दूसरा फोल्डर बनाऊंगा जो मेरे लॉगिन मॉड्यूल के लिए क्या करेगा, एसेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन एज इन माय फोल्डर एसेट, और यहाँ पे जो मेरे जितने भी एसेट है यहाँ से उसको मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। जैसे ही ये मैंने कॉपी कर दिया, आप देख सकते हो एसेट नाम की डायरेक्टरी में CSS इमेजेस और SCSS आ गई। अब क्या करना है, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है आपका जो फाइल, लॉगिन फाइल, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, index.php के साथ। तो ये मैंने पूरा कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे ही आप डालोगे, लॉन्च करो, तो आपका लॉन्च तो हुआ बट कुछ प्रॉब्लम आई। और ये प्रॉब्लम क्यों आएगी? जो डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो URL है जो आपने डिजाइन में देखा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपके डिजाइन का पाथ। आप देख सकते हो वो डिजाइन का पाथ तो भाई एसेट के अंदर CSS है, बट मेरा पाथ तो कहाँ पे है, एसेट्स के अंदर, लॉगिन के अंदर, एसेट्स एंड CSS। मतलब ये तो एक्चुअली फोल्डर व्यू के अंदर है, ये फाइल कहाँ पे है, व्यू फोल्डर के अंदर, और ये एसेट यहाँ पे है। अब उसको कैसे मैं वहां से कनेक्ट करूं? तो उसी के लिए मैंने एक हेल्पर यूज किया है, वो है URL हेल्पर, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा था और जो मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखा रहा हूँ। ओके, तो व्हाट यू मीन बाय URL हेल्पर? URL हेल्पर आपका यही कनेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो एसेट की डायरेक्टरी को यहाँ से आपको फैच करना है, तो यू नीड टू डिक्लेयर एन इनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ PHP, ओके, लाइक दिस, और उसके अंदर यू नीड टू राइट बेस अंडरस्कोर URL, ओके। और फिर आपको क्या लिखना है, योर एसेट्स फोल्डर, assets folder / login / your real path। ओके, सबसे पहले मैं उसको पूरा कॉपी करके रिप्लेस कर देता हूँ जहां जहां पे भी उसकी नीड है। फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कर क्या रहा है। ओके, सो ये मेरा एक फाइल रहा, फिर मेरा इमेजेस यहाँ से आ रहा है तो मैंने इमेजेस पे भी डाल दिया। फिर अगर कोई स्क्रिप्ट अगर यहाँ से वहां से आ रही है तो उसको भी आप कर सकते हैं, बट कोई नहीं। आप अब देख भी सकते हो मेरा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो गया है, लोगो सिर्फ बाकी है। तो लोगों को भी यहाँ से मैं उसको
ओके डन, माय फाइल इज रेडी। एंड यहाँ से मैं अगर इमेजेस को ओपन करूँ इन न्यू टैब, यू कैन सी आपका जो पाथ है साइट यूआरएल ये काम करता है। साइट यूआरएल का मतलब है आपका यूआरएल पाथ, जो एचटीटीपी पाथ होता है वो, और वो डायरेक्टली आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जिससे आप फोल्डर को, जो एसेट फोल्डर है वो आप डॉक्यूमेंट को कंट्रोलर में, मॉडल में या तो व्यू में भी यूज कर सकते हो। और इस तरीके से आपका जो पूरा टेम्पलेट है वो इंस्टॉल किया जाता है। ओके यहाँ पे हमने वो पूरा एक स्क्रैच से लॉगिन का एक टेम्पलेट बनाया, हमने कोई अभी लॉजिक नहीं किया है। लॉजिक में क्या है, सिर्फ मेरा कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर इज माय मेन लॉजिक, इज माय मेन कोड, जिसके थ्रू ये पूरा विंडो दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है, वेलकम नाम का जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर एक क्लास है जो PHP के अंदर हमारा बनाया गया है, वो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमने यूज किया है इनहेरिटेंस। CI कंट्रोलर जो हमारी सिस्टम के अंदर एक लाइब्रेरी है, जो एक ओरिजिनल क्लास है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंट्रोलर को मेंटेन करने के लिए, उसमें आपको एक इंडेक्स नाम का फंक्शन मिलेगा। इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है वो आपका URL पे दिखेगा। जैसे ही आप इंडेक्स नाम का फंक्शन यूज करोगे, आपकी जो फाइल है, जो आपका जो फंक्शन है, वो यहाँ पे एज एन डिस्प्ले होगा। मतलब ये एक्चुअली हो रहा है, अगर मैं उसको हेलो करूं तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो रिफ्रेश करके। सो यू कैन सी कि मेरी इंडेक्स फाइल रिस्पॉन्सिबल है फॉर माई कोड, माई UI कोड। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स जो फंक्शन है उसको लिंक करना रहेगा किसके साथ, आपके व्यू के साथ। तो व्यू के साथ लिंक करने का आपके लिए कमांड है, वो है $this, जो PHP में होता है आपका करंट ऑब्जेक्ट stands to load is a function, is a object of a coordinator CI कंट्रोलर, और उसके अंदर आपका व्यू नाम का फंक्शन। ध्यान से याद रखो, जब भी आप कोऑर्डिनेटर पे कोई एप्लीकेशन लॉन्च करो, आपको कभी भी .php एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली PHP में प्रोग्राम बनाओ तो आपको .php एक्सटेंशन लिखना रहेगा, बट इन रियल वर्ल्ड जब आप कोऑर्डिनेटर पे काम करो, आपको कभी भी .php एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस व्यू फोल्डर में जो फाइल आपने बनाई है उसका सिर्फ नाम डालना रहेगा, जो मैंने यहाँ पे वेलकम मैसेज अंडरस्कोर मैसेज करके रखा है, जो कनेक्ट करेगा आपका UI के साथ। और उस तरीके से हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा है विथ आवर एप्लीकेशन, विथ आवर लॉगिन UI। ओके, सो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था, मेरा फेज 1 ऑफ कोऑर्डिनेटर, ऑफ कंट्रोलर व्यू एंड कोऑर्डिनेटर का पूरा इंस्टॉलेशन एंड प्रोसीजर्स एंड सेटिंग्स। ओके, कल मैं आपको दिखाऊंगा पूरा स्क्रैच से हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप, मतलब हम पूरा का पूरा हम कोड बेस स्क्रैच से हम कोड करेंगे। तो अब कल हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमारा कोड बेस, और यहाँ से मैं अभी उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या बनाई, मेरी रिज्यूम बिल्डर को कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल, यहाँ पे लिख देता हूँ CI installed and configured. Okay, so ये मेरा आज का सेशन हुआ अकॉर्डिंग फॉर द PHP एप्लीकेशन। बराबर, आज हमने सीखा डाउनलोडिंग कैसे होता है, CI में कैसे हम MVC और CI का हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, रिज्यूम बिल्डर ऐप देखी,
वेरियस डेवलपमेंट टूल्स देखे जिसमें मैंने गिट दिखाया, गिटहब दिखाया, फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कैसे सेट करना वो भी मैं आपको दिखाया, डाउनलोड कैसे करना टेम्पलेट और टेम्पलेट को कैसे इंस्टॉल करना। ओके, कल हम नॉकआउट के बारे में सीखेंगे, पूरा हम एप्लीकेशन बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे और होस्टिंग करेंगे ऐप को, और मैं आपको दिखाऊंगा आपको एक टिप दूंगा कि कैसे आप उससे अर्न कर सकते हो, उस एप्लीकेशन से भी आप अर्न कर सकते हो मनी। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।